जी, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं और ये है एनकोडर्स। अगर एनकोडर को देखें तो ये ना डिकोडिंग का रिवर्स है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज एनकोडर। जैसे आपने देखा था कि डिकोडर में इनपुट लाइंस n होती थी और आउटपुट लाइंस होती थी 2n। तो इसमें रिवर्स होगा, आपकी इनपुट लाइंस इसमें नॉर्मली क्या होंगी 2n, और उसी तरह आपकी जो आउटपुट लाइंस होंगी वो n आउटपुट लाइंस होंगी। तो रिवर्स है ये फंक्शन। और उसी तरह जैसे डिकोडर की जो आउटपुट लाइन होती थी 2n आउटपुट लाइंस, उसमें एक लाइन एक्टिव होती थी एट ए टाइम। तो इसमें इनपुट लाइन पे यही कंडीशन है, ओनली वन इनपुट हैज अ वैल्यू 1 एट एनी गिवन टाइम। ये सिचुएशन होगी कि जितनी भी आउटपुट लाइंस हैं, अभी तो हमें पता नहीं है, हमने 2n ली है, एक आपका जो एक लाइन होगी वो हाई होगी और जो दूसरी साइड्स पे ये एनकोड होगी और उसका इक्विवेलेंट इस लाइन का जो डेसिमल है उसका बाइनरी कोड होगा, बाइनरी नंबर, सेम लाइक दिस। हम सपोज कर लेते हैं कि ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर है हमारे पास। ऑक्टल, ऑक्टल किसको कहते हैं, कोई बताएगा? बेस 8 को। यस, बेस 8 वाला ऑक्टल नंबर होता है और उसमें जो डिजिट्स होंगे तो जाहिर है बेस 8 है तो 0 to 7 इसके डिजिट्स होंगे। अगर डेसिमल देखें तो बेस 10 तो उसके डिजिट्स होते थे 0 to 9। दूसरा था बाइनरी बेस 2 तो उसके डिजिट होते थे 0 to 1, तो 1 लेस देन द बेस। इसमें आपके इनपुट लाइंस कितनी होगी, वो आपकी हो जाएंगी 8 इनपुट लाइंस, क्योंकि ये 2⁻³ होंगी। तो 2⁻³ ये जो 3 होता है ये आपकी आउटपुट लाइंस होंगी। 8 इनपुट लाइंस को हम डेसिग्नेट उसी तरह कर देते हैं D0 अप टू D7। और अगर 8 इनपुट लाइंस हैं तो इधर आउटपुट लाइंस कितनी होंगी 3, और उसको हम डेसिग्नेट कर देते हैं XYZ। ऑक्टल टू बाइनरी अगर देखा जाए, आप ये समझ लें जैसे आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो है डेसिमल नंबर और आप उसको ना एनकोड कर रहे हैं। एनकोड का मतलब पता है किसी को, कोई बताएगा? एनकोडिंग, एनकोड का क्या मतलब होता है? सर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करना। नहीं, हम ऐसे करेंगे। अब जरा यहाँ समझ लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट क्लियर करना। एनकोड होता है कि आपके पास एक रियल लाइफ में कोई चीज है, फर्ज करें पिक्चर है कोई आपके पास, तो कायदे आज़म की पिक्चर ले लेते हैं। तो सब जानते हैं ये कायदे आज़म की पिक्चर है। तो रियल लाइफ में आपको एक ओरिजिनल जो डेटा है आपके पास, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है, आप उसको बाकायदा जानते हैं ये क्या चीज है। एनकोडिंग होती है, अगर मैं उस पिक्चर को एनकोड कर दूं, एनकोडिंग होती है कि उस पिक्चर को ना आप कोड में कन्वर्ट कर दें। बाइनरी इंफॉर्मेशन में, अगर डिजिटल इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो उस पिक्चर को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। अब ये हो जाती है कि ये पिक्चर की एनकोडिंग हो चुकी है, वो कोड में जनरेट हो चुकी है, उसको कोड एलोकेट कर दिया। कोड एलोकेट करने का मतलब यही होता है, हर एक को नहीं पता होगा कि ये कोड एक्चुअली है क्या, किसी को तो ये भी नहीं पता होगा ये पिक्चर भी है या कोई और चीज है। तो एक्चुअली एनकोडिंग होता है कि एक चीज को आपने उसमें कोड में कन्वर्ट कर देना, उसका कोई इक्विवेलेंट कोड बना लें ताकि कोडिंग स्कीम को ही आप उसके ऊपर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास है डेसिमल नंबर्स। तो ऑक्टल नंबर में आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, ये लाइन डेसिमल डिजिट 0 को शो कर रही है, ये डेसिमल 1 2 3 4 ये सारे डेसिमल डिजिट्स हैं। आप असल में हर डेसिमल डिजिट को एनकोड करना चाह रहे हैं, यानी उसका कोई बाइनरी कोड एलोकेट करना चाह रहे हैं। तो जाहिर है आप सबको पता है
जो डिजिट होता है 0 ऑक्टल में या डेसिमल में, तो उसकी बाइनरी फॉर्म 000 होती है, यानी उसका कोड हमें ऑलरेडी पता है। वही कोडिंग स्कीम हम यूज कर लेंगे इधर कि 1 के लिए क्या कोड जनरेट हो 001, जो 2 डिजिट है 2 डिजिट के लिए 010, और इसी तरह 7 तक, क्योंकि ऑक्टल है मैक्सिमम 7 है, 7 के लिए आपको 11 कोड जनरेट करें। तो एक्चुअली जो इंफॉर्मेशन है आपके पास जिससे फेमिलियर है, जिसको आप जानते हैं, उसके लिए कोडिंग स्कीम बिल्ड कर रहे हैं, और ये एनकोडिंग के थ्रू कर रहे थे। तो एनकोडर क्या करेगा, हर देखें मैंने 2 अगर डिजिट है तो उसका कोड जनरेट करना है, तो एक टाइम पे एक का कोड ही जनरेट हो सकता है ना, 2 तो नहीं हो सकते। तो इसलिए एनकोडिंग में एक टाइम पे एक लाइन ही एक्टिव होती है जिसका कोड जनरेट करना होता है। तो आई थिंक एनकोडर पता चल गया आप लोगों को? यस सर। यस सर। और इसी तरह डी कोड होता है, जो डिकोडर हमने किया था वो होता है डी कोड, यानी मैंने जैसे वो कायदे-ए-आज़म की पिक्चर की बात की थी, एनकोडर ने उसका कोड जनरेट कर दिया, हमें स्ट्रीम बिट्स मिली है 01 की फॉर्म में। अगर हमने देखना हो कि ये जो कोड है एक्चुअली इसकी ओरिजिनल फॉर्म क्या है, ओरिजिनल क्या चीज है, तो वो डिकोडर करेगा, यानी डिकोडर डीकोड करेगा कोड को, डीकोड यानी वापस उसकी ओरिजिनल शेप। तो आपके पास जो बाइनरी इंफॉर्मेशन है उसको अगर मैं डीकोड कर दूं तो ओरिजिनल वही पिक्चर कायदे-ए-आज़म की पिक्चर में वो कन्वर्ट कर देगा। तो डीकोडिंग होता है कोड को देखना ये किस चीज का कोड है, जिस ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको आप जानते हैं। तो इसी तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि 001 ये बाइनरी इंफॉर्मेशन थी, हमने इसको डीकोड किया था कि एक्चुअली ये है क्या, डेसिमल में ये क्या है। तो हमने डेसिमल में देखा एक लाइन एक्टिव हो गई थी जिसका डेसिमल डिजिट था 1। इसी तरह हमने अगर बाइनरी फॉर्म देते हैं 101, ये हमने कोड दिया डीकोडर को, और हमें कौन सी लाइन एक्टिव होगी 5, वो हमें ये बताएगा ये जो कोड है ये डेसिमल 5 का कोड है। तो हमें कोड को डीकोड करना कि एक्चुअली वो कोड है किस चीज का, वो डीकोडिंग कहलाती है। तो डीकोडिंग भी क्लियर है, पॉइंट बताइए? Yes, sir. यस सर। अब आप Yes, sir. इधर हम कोडिंग स्कीम बनाने लगे हैं ऑक्टल की। ऑक्टल के डिजिट है 0 अप टू 7, तो हर एक डिजिट का हम कोडिंग स्कीम उसकी बनाने लगे। अब इनपुट लाइन डी नॉट एक्चुअली ये किसको शो कर रही है, ये हमने डेसिमल नहीं कहना चाहिए, ऑक्टल 0 के लिए हमने ये फिक्स किया। ये 1 ऑक्टल 1 के लिए, 2 के लिए, 3, 4, 5। तो अगर हम 0 का कोड जनरेट करें, इसको हाईलाइट कर देंगे, एक्चुअली डी नॉट जो है वो डिजिट 0 को रिप्रेजेंट कर रही है, D1 डिजिट 1 को, और अप टू D7 ये आपके डिजिट 7 को रिप्रेजेंट कर। हम डिजिट देते हैं इसको 0, कौन सी लाइन एक्टिव होगी इनपुट लाइन पे? D0 D0 ये 1 होगी, बाकी सब 0। और इसको हम क्या कोड एलोकेट करना चाह रहे हैं? 000 सर यहाँ भी 000 शो 0 शो। और ये कोडिंग थीम आप चेंज भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। तो अभी हम वही लेंगे जो एक्चुअली हम देखना चाह रहे हैं, ये जो डिजिट्स हैं इनकी बाइनरी फॉर्म क्या होती है। तो हमने उसके लिए एनकोडर बना रहे हैं। एनकोडर हमें बताएगा, वो जो हम डिजाइन करेंगे वो जाहिर है वही बाइनरी कोड जनरेट करेगा, तो हमें पता चल जाएगा इस डिजिट का ये कोड है, इस डिजिट का ये। तो सिग्नल एट लाइन 0, इस पे सिग्नल का मतलब है ये इंफॉर्मेशन शो करिए डिजिट 0, ये एनकोड होके क्या हो जाएगी 00। ये बाइनरी फॉर्म है। जैसे मैंने कहा कि एनकोडिंग होती है कि एक ओरिजिनल डेटा, एक आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको आप जानते हैं, जिसको यूजर जानता है, वो उसको ऐसी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहा है जिसको हर कोई नहीं जानता। तो ये बाइनरी कोड 0 के। डिजिट 1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे इनपुट देंगे? D1 1 हो जाएगा, बाकी सारे 0। यस, D1 1, और इसमें एनकोड होके कौन सी बाइनरी इंफॉर्मेशन आएगी? 001 0 0 0 0 0 0 1।
और मैंने क्योंकि x मोस्ट सिग्निफिकेंट है, z लीस्ट सिग्निफिकेंट, तो ऐसे लिखा जाएगा 0 0 1। और ये क्या है? ये आपका बाइनरी कोड है इस डिजिट 1। इसी तरह अगर 2 डिजिट है तो आप 2 लाइन पे एक्टिव कर देंगे इसको, ये वाली लाइन, और इधर 0 1 0 जनरेट होगा एनकोड होके। ये बाइनरी कोड है डिजिट 2। तो आपने देख लिया कि ये एनकोडर रिवर्स ऑपरेशन है डिकोडर का। जरा इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं, डिकोडर क्या है और एनकोडर क्या है। ये हम डिकोडर पहले दे चुके हैं। फर्ज करें मैं इधर इंफॉर्मेशन देता हूं 0 1 1, ये मैंने एक कोड दिया है डिकोडर को। डिकोडर क्या करेगा? इसको डी कोड करेगा। कौन सी लाइन एक्टिव करेगा? D3 D3। ये इसको डी कोड करेगा, D3 एक्टिव। एक्चुअली ये डेसिमल 3 है, तो हमें इस कोड ने डी कोड होके बता दिया ये जो है ये डिजिट 3 है। अब इसको अगर मैं एनकोडर को दे दूं, यूजर इसको जानता है, यानी इसको यूजर नहीं जानता था, उसने डी कोड करवा के देख लिया ये क्या चीज। अब अगर मैं इसको देखना चाहूं रिवर्स में कि ये डिजिट इसका कोड क्या है, तो मैं अगेन एक एनकोडर लगा देता हूं, 3 डिजिट 3 पे 1 देता हूं, तो इधर वही कोड एनकोड होके वहां आ जाए। तो आपको प्रोसेस पता चल गया एनकोडिंग क्या है और डिकोडिंग क्या है, राइट? Yes, sir. अच्छा, अब आ जाती है बारी कि हमने डिजाइन करना है। ये तो अभी हमने देख लिया कि ये फंक्शन है, एनकोडिंग का फंक्शन क्या होता है, लेकिन जाहिर है ये डिजिटल सर्किट से आपने ये जनरेट करवाना है कि अगर मैं उसको D3 लाइन पे 1 दूं, आउटपुट जो 3 लाइंस में है वहां इंफॉर्मेशन 0 1 1 जनरेट हो, तो मुझे इसको डिजाइन करना है। अभी तो मैंने ब्लॉक डायग्राम से उसका एक फंक्शन बताया कि ये वर्क कैसे करते हैं। अब हम डिजाइन करने लगे हैं। ऑक्टल टू बाइनरी, किस साइज का एनकोडर बनाने लगे? 8 to 3, रिवर्स है ना उसका, तो वो डिकोडर था 3 to 8, हम 8 to 3 करने लगे। 8 इनपुट लाइंस होंगी, 3 आउटपुट लाइंस। तो आपको पता है डिजाइन प्रोसीजर क्या होता है? जाहिर है ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में डिजाइन प्रोसीजर होगा, ट्रुथ टेबल बनाएंगे। कितनी इनपुट्स हैं इसमें? नंबर ऑफ 0 से 8, नंबर ऑफ इनपुट्स 8, नंबर ऑफ आउटपुट्स yes 3 3 और ट्रुथ टेबल में आपकी कॉलम्स होंगे इनपुट सेक्शन में 8। इसको सिंबल्स असाइन कर देते हैं पहले। सिंबल्स क्या होंगे? 8 के लिए वही D0 D7 और आउटपुट के लिए हम XYZ रख लेते हैं। तो ट्रुथ टेबल की शेप क्या होगी? ये आपका बन गया 8 इनपुट लाइंस और 3 आउटपुट लाइंस। लेकिन इस ट्रुथ टेबल में पहले जो ट्रुथ टेबल होता था उसमें हम ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिखते थे। मतलब अगर 3 इनपुट है तो 2 raised to power 3 ऑल पॉसिबल। तो यहां ऐसा नहीं कर सकते, क्यों? एनकोडिंग में हमें पता है कि एक वक्त में एक ही लाइन में एक्टिव होता है। तो अगर देखा जाए, अगर मैं सबके लिए ऑप्शन रखूं तो इधर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस 8 इनपुट्स के कितने होने चाहिए? 2 raised to power 8। कितने बनेंगे? 64 नो, 2 raised to power 8 आई थिंक 256 256 बनेंगे। लेकिन इधर हम इसलिए वो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं लिखते, हम कहते हैं कि हमें पता है एनकोडर में एक टाइम पे एक ही नहीं एक्टिव होता है। तो इसका मतलब है यही वैलिड इनपुट्स है, बाकी की सारी इनवैलिड इनपुट्स। हम सिर्फ वैलिड ही लिखेंगे। तो थोड़ा सा इधर पिक्चर डिफरेंट है डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। हम आपको पहले जो ट्रुथ टेबल था वो ऑल पॉसिबल, लेकिन हमें पता है एनकोडर की इनपुट जो वैलिड है वो ऐसे होगी D0 1 सारी इनएक्टिव, ये एक्टिव, ये इस तरह से। लेकिन ये अभी आपको पता है, इसके लिए आउटपुट क्या होनी चाहिए? XYZ 0 0 0। ये D1 पे 1 है 0 0 1। तो हमें ये तो पता है कि हर एक के सामने हमने कोडिंग की पहले ही बना के टेबल के अंदर रख ली। अब सिर्फ क्या है, ये इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप आपके सामने है कि अगर ये इनपुट हो जिसमें D0 पे 1 हो तो आउटपुट पे क्या जनरेट हो? 0 0 0। और अगर आपकी
D6 1 है, तो आपकी जो कोड जनरेट होना चाहिए वो 110 होना चाहिए, यानी 6 बाइनरी। तो इस तरह से हमने ये ट्रुथ टेबल जनरेट कर लिया। अब इसको हमने इसके फंक्शंस बनाने हैं, बुलियन फंक्शंस, एक्स फंक्शन, वाई और जी। पहले हम क्या करते थे, 1 की मिनटर्म बनाते थे, याद है आपको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इधर इतना सिंपल काम है कि हमें मिनटर्म बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? अगर इसके अंदर और भी वंस की ऑप्शन होती फिर तो हम कहते कि मिनटर्म बनाते हैं ताकि ये 1 जनरेट हो। इधर तो हमें पता है कि अगर D4 इनपुट 1 है तो 1 आ जाना, बहुत सिंपल है। तो एक्स फंक्शन कैसे बनेगा? इसके लिए आउटपुट फंक्शन बनाने, और एक्स क्या होगा, ये 1 पे D4 1 है, इस 1 पे D5 1 है, तो हमें प्लेन सिर्फ इनकी ऑरिंग कर देते हैं, यानी 1 है D4 प्लस ये 1 है किस पे, D5 पे, इन सब का ऑर गेट बना देते हैं। ये 1 है D6 पे और ये 1 है D7। तो बड़ी आसानी से जो 1s हैं उनके इनपुट लेबल्स की ऑरिंग कर दी। बिल्कुल, अभी देखें, अगर ये इनपुट आती है 0 0 0, ये वाली इनपुट, इसमें D5 1, अगर D5 1 होगी तो ये 1x मिल जाएगा ना आपको। Yes, sir. तो इसमें बहुत सिंपल है कि आप जस्ट इनकी ऑरिंग कर दें। y कैसे लिखेंगे? Sir, why सर D2 D2? D2 प्लस D3 प्लस D3 और Plus D6 और D4. D7। D7. D6 और D7, ठीक हो गया? ये आपके Yes, पास sir. z कैसे लिखेंगे? D1, D3, D5, D7. यस, गुड। तो ये बन जाएगा ये वाला। तो देखें, इसको अब ड्रॉ करना है, ड्रॉ करना भी कोई मसला नहीं। मैं पहले z को बनाने लगा हूं, मैंने क्योंकि स्लाइड में z को बनाया। तो हमारे पास इनपुट्स क्या हैं, D1 D2 D3 अप टू D7। तो मुझे वो सारी लाइंस बनाने की जरूरत नहीं है, ये एक और गेट बना देता हूं जिसकी इनपुट्स होंगी, ये और गेट बनाए, इसकी ये z के लिए बना रहा हूं, इनपुट्स होंगी D1 D3 D5 D7 और हमें z मिल जाएगा। क्यों? ये ऑरिंग है, सम। y बनाने D2 D3 D6 और D7 इनपुट्स होंगी, एक और गेट लगा देता हूं। ये देख लें, D2, ये D2 इधर से ले लिया, ये D2 D6 D3 D7, यही y। इसी तरह एक और गेट मैंने इसका लिया, बड़ी आसानी से। तो अब आप कोई भी इधर इनपुट देते हैं, आपका जाहिर है ये D0 अप टू D7, D0 तो नजर ही नहीं आ रही, चले अगर वो D0 देता भी है, एक एक्स्ट्रा रख लेता है, तो ये सारे 0 होंगे, वो भी आपको डिकोडिंग एनकोडिंग में मिल जाएगा। आप कोई भी इसको इनपुट देते हो तो ये उसका बाइनरी कोड जनरेट कर देगा। आई होप कोई इश्यू नहीं होगा यहां तक आप। No. नो। अच्छा, एक अभी इसकी लिमिटेशन, वो लिमिटेशन ये है, जरा टेबल को देखते हैं, मैं जरा बता देता हूं इधर। हाँ, मैं टेबल से दिखाता हूं। ये देखिए, अगर हमने तो कहा है कि एनकोडर जो है उसमें एक टाइम पे एक ही लाइन एक्टिव होनी चाहिए। फर्ज करें गलती से कोई दूसरा 1 भी आ जाता है, मसलन आप इधर क्या करते हो, ये D3 1 है ना, आप D6 को भी 1 कर देते हो, फिर क्या हो, जाहिर है कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो है आपका एनकोडर ही, लेकिन आपने देखना है कि उसका रिजल्ट क्या होगा। तो एक इश्यू ये है कि एक टाइम पे अगर 2 इनपुट लाइंस 1 हो जाए तो एनकोडिंग किस तरह की होनी चाहिए, और इस वक्त जो हमने एनकोडर बनाया उसमें क्या इश्यू हम फेस करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ये इसकी लिमिटेशन है। जी, हम आते हैं प्रायोरिटी एनकोडर में। प्रायोरिटी एनकोडर ये है, अभी हम देख लेते हैं। ये हमारा जनरल एनकोडर था,
पहले हम उस इश्यू को हाईलाइट करते हैं जिसकी वजह से हम प्रायोरिटी एनकोडर को चूज करें। तो नॉर्मली रियल लाइफ में जिस तरह का प्रॉब्लम है उसी तरह से उसको टैकल करना होता है। अगर हमने ऑक्टल टू बाइनरी कोड कन्वर्जन करनी हो, एनकोडर चाहिए होगा, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें ये जो इश्यू मैं अभी बताने लगा हूं, ये एनकोडर ये परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो इसके लिए हमें एनकोडर का नेक्स्ट वर्जन देखना होगा, और वो है नेक्स्ट वेरिएंट, वो है प्रायोरिटी एनकोडर। तो पहले हम देखते हैं इश्यू क्या आता है, उसी इश्यू को हाईलाइट करते हैं। ये आपका एनकोडर है, उसका ट्रुथ टेबल, और ये उसके बुलियन फंक्शंस है। आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। कोई भी इनपुट मैं देता हूं, मैं ये इनपुट देता हूं, ये वाली D3 1 की है, तो देखते हैं इन फंक्शंस में क्या है। ये क्या जनरेट करेगा D3 1 में, क्या रिजल्ट आएगा x का? 0 सर। 0, क्योंकि इसमें D3 नहीं है। ये क्या देगा? 1 1, और ये क्या ये देगा? भी 1 1 ये भी 1। तो इट मींस आपका 0 1 1 D3 कोड बिल्कुल परफेक्ट जनरेट हुआ। कोई और इनपुट दे के देख लें, 7 वाला, ये सारे जीरोस हैं, सिर्फ D7 1 है। ये 1 देगा वाई पे, ये भी 1, ये भी 1, तो आपको ये कोड मिल जाएगा 1 1 1। तो ये प्रॉपर एनकोडिंग कर रहा है। कोई भी आप एक एक्टिव करते हो किसी लाइन को, जो भी वो डेसिमल उसका डिजिट होता है, वो उधर उसका आपको बाइनरी कोड मिल जाता है। लेकिन उस वक्त क्या होगा जब दो लोग ये अटेम्प्ट लेने की कोशिश करेंगे। मसलन डेसिमल 3 ये भी कोशिश करेगा कि मुझे एनकोड करो, तो जाहिर है ये एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि D3 का बाइनरी कोड आना चाहिए 0 1 1। पर अगर आप इसी लेवल पे D6 को भी ऑन कर देते हो, तो D6 भी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? वो इसी से एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरी एनकोडिंग करे, मेरा कोड जनरेट करे। तो अगर आप एक टाइम पे दो कोड जनरेट करने की कोशिश करेंगे, पहले ये बताएं रियल लाइफ में ऐसा हो सकता है कि दो रिक्वेस्ट इकट्ठी आए और आपने एक एंटरटेन करनी एंटरटेन एक ही है? यस सर। कोई एग्जांपल बताएं। सर प्रिंटर में जो लैब में होते हैं। वेरी गुड। सकलैन बोल रहे हो? नो सर, मोहित। मोहित, ये एग्जांपल कहाँ से मिली है आपको? सर ये परसों क्लास में हमने पढ़ी थी, DSA की डेटा स्ट्रक्चर की क्लास में। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही हाईलाइट किया। आप अगर फर्ज करें ये 8 इनपुट लाइंस हैं, पर 8 कंप्यूटर्स हैं, सिंगल प्रिंटर को शेयर कर रहे हैं, तो उधर से एक टाइम पे एक को सर्विस मिलेगी। उसके लिए अगर हमने एनकोडर बनाया है, तो अगर D3 की तरफ से रिक्वेस्ट आई और बाकी सबकी रिक्वेस्ट नहीं आई, तो इट मींस एक्टिव हाई कौन सा होगा? D3 का बाइनरी कोड जो जनरेट होगा ना 0 1 1, तो प्रिंटर को पता चल जाएगा 0 1 1 वाले को मैंने सर्विस दे। क्यों? जो D3 1 का मतलब है वो उस प्रिंटर का बाइनरी एड्रेस है। तो अगर D3 वाले सिस्टम ने रिक्वेस्ट की प्रिंटिंग की, तो उसका बाइनरी कोड यानी उसका कोड आप कह लें वो एनकोडिंग होगी और वहां से उसको सर्विस प्रोवाइड कर दी जाएगी। उस वक्त क्या होगा जब D3 और D7 दोनों एक ही टाइम पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं? जब एक ही टाइम पे रिक्वेस्ट करें तो बताएं सर्विस किसको मिली? प्रिंटर ने सर्विस देनी है एक को, वो किसको सर्विस देगा? एक तो ये है जिसने पहले रिक्वेस्ट की, और मैं कह रहा हूं अगर सेम टाइम पे दोनों की रिक्वेस्ट आ जाए फिर क्या होगा? बताएं, आपके माइंड में क्या स्केच बनता है? किसको सर्विस देगा? सर वो ऑर्डर देखेगा, जैसे कि हम बाइनरी में दे रहे हैं 0 दे रहे हैं, पहले 0 1 से चेक करना स्टार्ट करेगा। जो पहले नंबर होगा, अगर 5 और 7 देता है, पहले वो 5 की एक्सेप्ट करेगा। नहीं, मैं वो आपकी बात मान ली है कि वो जो पहले करेगा। मैंने कहा सेम टाइम पे अगर दोनों की रिक्वेस्ट आती है फिर क्या होगा? सर वो तो सेम टाइम पे भी आती है, तो जो छोटा नंबर है पहले उसकी नहीं एक्सेप्ट होगी। कंप्यूटर को ऐसा नॉलेज नहीं होता कि छोटा कौन सा है। इसका मतलब है जब एक सिस्टम बनाया जाता है तो उनको ना उस वक्त उनके प्रोटोकॉल्स डिफाइन होते हैं, उस वक्त सेटिंग हो जाती है कि प्रायोरिटी सीक्वेंस बना लेते हैं। अभी देखिए एक सिस्टम बॉस का है,
तो आप कह देते हैं इसको, इसकी हाईएस्ट इसको प्रायोरिटी दे देते हैं। एक प्रिंटर, उससे नीचे मैनेजर, फिर आगे नीचे, और अगर ऑनर है उसका और है, मैनेजर, इस तरह सीक्वेंस या क्लर्क तक आती है। तो ये प्रायोरिटी सीक्वेंस सेट करनी होगी। तो प्रायोरिटी सीक्वेंस अगर सेट कर दी जाए तो रिक्वेस्ट सारी अगर इकट्ठे 8 के 8 भेजते हैं तो वो सबसे पहले जो ऑनर है उस ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है, वो उसको रिक्वेस्ट उसकी एंटरटेन होगी, बाकी वेट करेंगे। हाँ, अगर कोई मैनेजर रिक्वेस्ट करता है उस वक्त उसकी रिक्वेस्ट एंटरटेन की जाएगी अगर जो ऑनर है ऑर्गेनाइजेशन का उसने रिक्वेस्ट ना की हो। फॉलो करें उस पॉइंट को, जरा बताइए। यस सर। अच्छा, अब आप देख सकते हैं मैंने इस सिचुएशन को थोड़ा सा हाईलाइट किया। जो नॉर्मल एनकोडर है उसमें क्या इश्यू है। मैं अच्छा इसको रिक्वेस्ट को मैं चेंज करने लगा हूं। पहले D3 थी, ये मैंने कर दी D6 और D3 दोनों 1। हमारा एनकोडर क्या करेगा हम देख लेते हैं। अगर D3 भी 1 हो, D6 भी 1 हो, इधर तो हमने D3 के लिए लिखा था, सिर्फ D6 की एक एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट डाल दी, उस केस में एनकोडिंग किसका बाइनरी कोड जनरेट होगा। तो आप देखें 1 D3 1 D6 1, इधर से देखते हैं ये क्या जनरेट करेगा। 1 है 1, ये क्या जनरेट करेगा सर 2, ये भी 1, ये भी 1, क्योंकि D6 1 है, ये भी 1। तो एक्चुअली जब इन दोनों ने रिक्वेस्ट एक टाइम पे की, या तो बाइनरी कोड इसका जनरेट होना चाहिए था या इसका जनरेट होना, लेकिन यहां क्या हो रहा है 1 1 1, ना उसका ना उसका। तो इसका मतलब है हमें यहां इस एनकोडर से हट के कुछ सोचना होगा। एक तो इश्यू सिंपल एनकोडर में ये है कि अगर 2 रिक्वेस्ट एक टाइम पे आ जाए तो वो रॉन्ग रिजल्ट देना शुरू कर दे। हमें एनकोडिंग चाहिए थी, D3 की ये एनकोडिंग थी और D6 की ये, ना तो ये है ना ये है, बल्कि ये मिल रही। एक और इश्यू है, वो कौन सा है, अगर ये रिक्वेस्ट आ जाए ऑल जीरोस, मतलब ये है कोई भी रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, आपका ये डिकोडर क्या परफॉर्म करेगा बताएं। X क्या होगा 0, 0 सर। Y क्या होगा 0, Z क्या होगा 0। तो आप बता सकते हैं 0 0 0 तो आपका वैलिड कॉम्बिनेशन ही नहीं है एनकोडर का, लेकिन वो एड्रेस किसका दे रहा है पहले का। असल में ये तो एनकोडिंग इस बेचारे डी नॉट की थी। तो इनवैलिड पे वो ऐसे है कि डी नॉट ने रिक्वेस्ट भी नहीं की और उसको एनकोडिंग भी हो रही है उसकी। ये इशू हाईलाइट हुआ, समझ आई आपको? जी सर समझ आया। इसमें इनवैलिड कॉम्बिनेशन एनकोडर में हो सकता है ऑल जीरोस। डिकोडर में इनवैलिड कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी थी कोई? डिकोडर में नहीं थी। उसमें मतलब नहीं थी, वो रिवर्स था। ये इनपुट थी, ये आउटपुट थी। बताएं 3 इनपुट है, ऑल पॉसिबल क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं 0 0 अप टू 1 1, सारे के सारे वैलिड है। तो उसमें हमें ये प्रॉब्लम नहीं आया। यहां पे हमें प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है कि ये 1 1 ये वैलिड सर्विसेज है और एक ऐसी है जो सारे जीरोस हैं। तो इसका मतलब है इन दोनों इश्यूज को हमने रिजॉल्व करना है और वो हमने उसके लिए जो एनकोडर डिजाइन करेंगे उसको कहेंगे प्रायोरिटी एनकोडर। बताइएगा, पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। इसका सॉल्यूशन क्या है? प्रायोरिटी एनकोडर। अब प्रायोरिटी एनकोडर को समझने के लिए जरा देखिएगा कितना टाइम रहता है, कोई बताएगा मुझे? 30 मिनट्स मेरे पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं समझ ना आए जरूर बताइएगा, समझना है आपने। और अभी मैंने सिचुएशन बता दी, 7 8 सिस्टम्स अगर एक सिंगल शेयर्ड प्रिंटर को एक्सेस करना चाहे तो जाहिर है हमने एनकोडर के थ्रू इस तरह का एनकोडर बनाना है, वो प्रायोरिटी के हिसाब से उसका कोड जनरेट करे, उसको रिक्वेस्ट उसी का बाइनरी कोड जनरेट करे जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है। जरा देखिएगा, बात मैंने बता दी कि अगर एनकोडर में 2 और मोर इनपुट्स 1 आ जाए
तो एनकोडर फेल हो जाता है, उसके लिए हम प्रायोरिटी एनकोडर बनाते हैं। और इसके लिए मेरा छोटे साइज का एनकोडर बनाने लगा हूं ताकि आपको समझने में जरा आसानी हो। बुक में भी यही बनाया हुआ है, लेकिन बुक में इतना कम डिटेल है, आप इन मेरी स्लाइड में देखेंगे कि आपको अच्छी तरह ये चीज समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। 4 to 2 लाइंस। डिजाइन प्रोसीजर क्या होगा? इनपुट्स कितनी है? 8 4 हो रहा था 4 है। 8 4 कहां है? इनपुट लाइंस आपकी 4 है और आउटपुट लाइंस 2 है, तो वो भी वही कह सकते हैं हम 2 raised to power 2, यानी 2 raised to power n इनपुट लाइंस और n आउटपुट लाइंस। तो 2 raised to power 2 4 और ये उसकी 2 आउटपुट लाइंस। सिंबल असाइन कर सकते हैं उसी तरह D0, D1, D2, D3 और आउटपुट लाइंस के लिए X, Y। लेकिन अब एक इनपुट इसमें ऐसी भी है ऑल जीरोस, उसके लिए एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। 2 इश्यूज आए थे, दोनों रिजॉल्व करने हैं। और एक इनवैलिड जो आपकी इनपुट है ऑल जीरोस पे आपके इस एनकोडर ने क्या करना है, वो 0 0 दे देना है, जो कि एक्चुअली एनकोडिंग बेचारी D0 की होगी और इनवैलिड कॉम्बिनेशन पे भी वो कोड जनरेट हो जाएगा। उसको भी रोक लें। उसके लिए हम एक एक्स्ट्रा आउटपुट ले लेते हैं, उसको हम कहते हैं V मींस वैलिड और इनवैलिड। तो V हम रख लेंगे, अगर हमारी इनपुट वैलिड हुई हम V को 1 ले लेंगे, अगर इनपुट इनवैलिड हुई तो V को 0। एक्चुअली हमारे पास तो सिर्फ एक ही इनपुट इनवैलिड होगी इसमें। ये 4 इनपुट्स है ना, D0, D1, D2, D3, तो आपकी इनवैलिड इनपुट कौन सी होगी? 0 0 0 0। तो इस पे आपने ये जो V आउटपुट है 0 रखनी है और बाकी सारे इनपुट कॉम्बिनेशंस पे क्या रखेंगे? V 1 रखेंगे 1 रखेंगे। तो हमारे पास सिर्फ एक इनवैलिड है, उस पे हम रख देंगे V0 और बाकी सब पे V1। तो ये एक्स्ट्रा बिट का तो ये एडवांटेज हम लेते हैं। अब ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ये अब इसमें ट्रुथ टेबल बनाते हुए जरा ख्याल रखना है, अब ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं। क्यों? अब आप वो रेस्ट्रिक्शन तो रही नहीं कि एक वक्त पे एक ही लाइन एक्टिव होगी। अब तो कोई भी एक्टिव हो सकती है, सारे के सारे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। 3 करें, 1 ना करें, कितने इनपुट पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे? अब 0 से 15 तक। यस, वेरी गुड। 0 0 0 से 1 1 1 तक ऑल पॉसिबल। आपको लिखने आती है ना 0 0 से अप टू 1 1 1 तक? यस सर। लेकिन माइंड में रखिएगा, प्रायोरिटी एनकोडर में हमने उनकी सीक्वेंस अलग बनानी है, और वो क्या बनानी है? वो सीक्वेंस डिसाइड करें। तो वो सीक्वेंस यानी आपने बनाने 16 के 16 कॉम्बिनेशन है, यानी आपका 0 से 15 तक जो इनपुट कॉम्बिनेशन हैं सारे के सारे आएंगे। लेकिन पहले किसने आना है, बाद में किसने आना है, ये वो सीक्वेंस हम खुद सेट करेंगे। वो क्या है? एक VB आउटपुट ले लेते हैं। ये ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस तो हैं ही, लेकिन अब हमने इन सीक्वेंस चेंज करनी है ताकि हमें हेल्प मिले प्रायोरिटी एनकोडर डिजाइन करने में। जब आप ये मैं बता चुका हूँ, फिर आप फील करोगे कि वाकई यही सीक्वेंस लेनी चाहिए। जी, पहले सबसे पहले हम लेते हैं प्रायोरिटी सीक्वेंस। पहले बना लेते हैं प्रायोरिटी सीक्वेंस। आप अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं। मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें प्रायोरिटी सीक्वेंस रखी है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी है D3 को, यानी अगर D3 रिक्वेस्ट करेगा, दूसरे रिक्वेस्ट करे या ना करे, किसकी रिक्वेस्ट मानी जाएगी? D3। D3 की एनकोडिंग कौन सा कोड जनरेट होना चाहिए? ये 2 बिट है। 0 1 1 नहीं, X Y 2 आउटपुट 1 1 1 1 1 1, ये माइंड में रखिएगा। सेकंड हम प्रायोरिटी रख देते हैं D2 की, D1 D0। तो इसका मतलब है जब ये रिक्वेस्ट करेगा तो फिर तो किसी को नहीं देखा जाएगा। अगर D2 रिक्वेस्ट करता है और D3 नहीं करता, तब D2 को दी जाएगी और इसको तो हम देखेंगे भी नहीं। यही जो सिनेरियो बन रहा है सीक्वेंस का, प्रायोरिटी सीक्वेंस का, उसके हिसाब से मैं ये जो इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं इनकी सीक्वेंस उस हिसाब से बनाऊंगा ताकि मुझे टेबल कंस्ट्रक्शन में आसानी हो। तो देखते हैं
पहले तो हम इनवैलिड को ले लेते हैं। अगर इनवैलिड आएगा तो वी बिट क्या होना चाहिए? 0 0। ठीक है, एक्स वाई क्या होनी चाहिए? सर 1 1 हो सकती है, सॉरी, 0 0 ही होंगी। 0 ही होंगे सर। और 0 0 हो गए तो वो तो बाइनरी कोड एलोकेट हो जाएगा ना। ये कोड है, ये एक्स वाई जो है ये उस इनपुट कॉम्बिनेशन का बाइनरी कोड है, एनकोडिंग हो रही है, उसको बाइनरी कोड है। 1 1 आएगा फिर 1 1 आ जाएगा तो वो One- D3 का बाइनरी कोड है जी। 1 0 1 0 वो D2 का बाइनरी कोड है, क्योंकि दूसरों के कोड एलोकेट करवा रहे हैं। ये तो इनवैलिड है। इनवैलिड में होना ये चाहिए कि आप इसको ना यहाँ क्रॉसेस प्लेस कर। क्यों? उस पे जो भी उधर से रिजल्ट आएगा हम वी बिट को देखेंगे, अगर वी बिट 0 है हम उस कोड को कंसिडर ही नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि V0 ने हमें बता दिया कि इनपुट पे किसी ने रिक्वेस्ट नहीं की, इनवैलिड है ये, तो उसके लिए आपका एक्स वाई क्रॉसेस डाल दें, कुछ भी हो। ये पता कौन सा एक्स है? डोंट केयर। हम इसकी केयर ही नहीं करेंगे एक्स पे क्या पड़ा हुआ है, वाई पे। अगर 0 0 0 पे सर्किट इस तरह का बन गया कि यहाँ इंफॉर्मेशन आ जाती है 1 1, जैसे आपने कहा एक ने, या इंफॉर्मेशन आ जाती है 1 0, कुछ भी आती है, हमने वी बिट को देख के सर्विस देनी है ना उसको। जब वी बिट को देखेंगे 0 है हम कहेंगे भाई नहीं, हम नहीं इसको मानते, हम यही समझेंगे V0 मीन किसी ने रिक्वेस्ट नहीं की। हैंडल हो जाएगा? ये बताएं प्लीज, वी बिट हेल्प कर रहा है? जी सर, समझ आ गई जी। नेक्स्ट, अब मैं ये सीक्वेंस यहाँ 16 पॉसिबल ऑप्शंस लेके आएंगे, लेकिन उनकी सीक्वेंस में आप इस प्रायोरिटी को देख के सेट करूंगा। D3 ने मैं इसी सीक्वेंस में बनाने लगा हूं। D3 रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ये तीनों रिक्वेस्ट नहीं कर रहे। किसकी एनकोडिंग होनी है? 3 की। क्या आना चाहिए? सर 0 1 1 बाइनरी कोड 0 1 0 1 1। कैसे 0? 2 है यार, V अभी छोड़े, 2 को सर बता एक्स है 1 1 1 1 आएगा। ये 3 का बाइनरी नंबर क्या होता है? 1 1। तो 0 1 1 आपने नहीं कहना, वो आउटपुट 3 होती थी। अब हमारे पास इनपुट्स है 4 और उनकी जो कोडिंग है वो 2 बिट में हो सकती है एक्स वाई। ये V तो हमने सिर्फ ऐसे ही लिखा हुआ है कि ये बताने के लिए ये वैलिड इनपुट है या इनवैलिड, यानी इसको कंसीडर करना है या नहीं करना। फॉलो करें पॉइंट को? यस yes सर। sir किसका कोड आ गया? ये हम एलोकेट करेंगे इसको। क्यों? D3 की रिक्वेस्ट है। दूसरी रिक्वेस्ट और बनानी है, आप पहले D3 की सारी पॉसिबल रिक्वेस्ट देख सकते हैं कितनी होगी। D3 1 कितने इनपुट कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जिसमें D3 1 हो? 4 8। जरा गौर से देखिएगा, मैं एक एक करके लिखने लगा। अभी ये 1 है और इधर 3 बिट इंफॉर्मेशन क्या है? 0 0। अभी मैंने इसको भी 1 रखना है। इधर कितनी ऑप्शंस हैं? ऑल पॉसिबल 8। आप देखिए, अगर D3 ने रिक्वेस्ट की है, दूसरे तीनों की ऑल पॉसिबल रिक्वेस्ट क्या बनती है? 0 0 0 0 0 1 0 1 0। समझ गए? पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। अप टू 1 1। तो दूसरी ऑप्शन लेता हूं मैं। हाँ, इसका ये भी था, जब ये 1 1 जनरेट करवा दिया है तो ये वैलिड है, V1 होना चाहिए। नेक्स्ट, ये 1 लिया, असल में एक्चुअली आपने 0 0 के बाद अगली ऑप्शन चूज की है 0 0 1। इधर किसकी एनकोडिंग होगी? एक्स वाई क्या होगा? 1 1 3 1 1। आपने अभी देखा था कि D3 अगर रिक्वेस्ट करे एनकोडिंग की, किसी की रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं करना। इट मींस D3 अगर 1 है, ये कुछ भी हो, आपका बाइनरी कोड जो जनरेट होना है वो 3 का ही होना है।
1 और ये वैलिड है, वैलिड बिट भी 1। अब देखें ये ऐसी है जैसे इन 3 सिस्टम्स ने रिक्वेस्ट की जिसमें ऑनर भी है और मैनेजर भी है, तो किसकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन करना है? इसकी। तो आपका ये कोड जनरेट होगा 1-1, तो प्रिंटर को पता चलेगा मैंने 1-1 को सर्विस दे जो कि 3 है। समझ आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. नेक्स्ट, इधर मैं 1 लिखूंगा, इधर क्या लिखूं? 011 010. 010, वेरी गुड, क्योंकि ये 3 बिट ऑल पॉसिबल ऑप्शन है ना, तो 3 बिट में ये 000 है, ये 001 है, ये 010। फॉलो करें, इसको जरा साइड पे छोड़ दें। ये देखें 000, 001, 010, तो ऑल पॉसिबल जो रिक्वेस्ट दूसरों की हम ले रहे हैं। यहां क्या आएगा? D3 आएगा। 111 111. 1-1, वेरी गुड। मींस आपको रिक्वेस्ट किसको दी जाएगी? वो ऑलवेज 3 को। क्यों? 3 की प्रेसिडेंस जब हमने कह दिया, प्रेसिडेंस कह रहा हूं, प्रायोरिटी उसकी हाईएस्ट है। वैलिड इनपुट क्या होगी? 1 1. 1। अब इधर क्या लिखूं? कौन सा इनपुट कॉम्बिनेशन लिखूं? इधर 1 सर। जी 1001 नो 011. 01111 011। आपको देखिए 3 बिट है, उसके सीक्वेंस ही बना ले आगे 3011। तो मैंने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस एक ही टाइम पे बना दिए। क्या होगा? 011, इसके बाद अगर ये 1 है 100, 101, 110, 110। अब आप देख सकते हैं, इसको जरा देखिएगा, अगर D3 रिक्वेस्ट करे तो D0, D1, D2 कितनी इनकी रिक्वेस्ट की ऑप्शंस है? 8। तो ये रिक्वेस्ट करे ना करे ऑल पॉसिबल ऑप्शंस है, और आपका XY क्या होगा? 11. यस 11, और ये सारी की सारी वैलिड है, वैलिड इनपुट्स। आई थिंक हमने D3 तक हमने कर लिया। अब हम D2 की ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखेंगे जिसमें D2 को रिक्वेस्ट माननी है। उस केस में D3 क्या होगा? 0 0। यस, क्यों? D3 अपनी टर्न छोड़ेगा तो D2 की बननी है, तो D3 की अपनी ऑल पॉसिबल ऑप्शन तो हम ले चुके हैं। अब हम D3 से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अपनी टर्न छोड़े। तो अगर ये अपनी टर्न छोड़ता है तो ये 0 है, और ये अपनी D2 रिक्वेस्ट करता है, ये वाला सिस्टम बनेगा। इसने रिक्वेस्ट नहीं की, इसने रिक्वेस्ट की है। इन दोनों के बारे में क्या ख्याल है? ये रिक्वेस्ट करें या ना करें, किसको सर्विस मिलेगी? किसकी एनकोडिंग होगी? D2 10. D2 की होगी। और D2 का बाइनरी कोड क्या होता है? 10 10. 10 ये 10 और ये वैलिड है, सिर्फ एक ही इनवैलिड था, बाकी सारे वैलिड होते हैं। अब मुझे बताएं, अब मुझे D2 की ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जिसमें D2 की रिक्वेस्ट को एंटरटेन करना है, तो D2 की रिक्वेस्ट में तो फिक्स नहीं, D2 की रिक्वेस्ट में फिक्स है, बात तो करने लगेगा। D2 की रिक्वेस्ट के लिए जरूरी है कि D3 रिक्वेस्ट ना करे और D2 करे। इट मींस ये 0-1 रहेंगे। इधर कितनी ऑल पॉसिबल ऑप्शंस आएंगे? ये देख, तो अब आप देखें, इसने रिक्वेस्ट छोड़ी, D2 ने की, तो कितनी ऑप्शंस है इसकी ऑल पॉसिबल? 00, 01, 10, 11, जो बेचारे जिनकी प्रायोरिटी कम है। तो इसके हिसाब से इधर कौन सा बाइनरी कोड आएगा? 2 का सर 10. 2 का 1011 10 और वैलिड बिट 1। अब आ जाती है, इसको रिक्वेस्ट को एंटरटेन करना है D1 को, तो इसका मतलब है ये भी 0 रखनी है, ये भी 0 रखनी है, और इसको 1 करना है। तो उसमें कितनी पॉसिबल ऑप्शंस आ जाएंगे? ये भी 0, ये भी 0, ये 1, ये मस्ट है, तब जाके D1 को मिलनी है। तो इसकी दो ही ऑप्शंस हैं, इधर 0 हो सकता है, 1, दो कॉम्बिनेशंस ऐसे हो सकते हैं। और इसमें इधर क्या आएगा? 01. 01 गुड, और वैलिड बिट 1।
आखिरी एक ऑप्शन रहेगी, वो बेचारा अकेला डी नॉट था, तो डी नॉट के पीछे तो कोई भी नहीं है, तो इसकी एक ही रिक्वेस्ट बनेगी, तभी इसको मिलेगी सर्विस जब ये बेचारा सर्विस करेगा और कोई भी सर्विस ना करे, तब जाके कौन सा बाइनरी कोड जनरेट होगा? 0 0 0 गुड। आई थिंक ये अगर आपने समझ ली तो ये सीक्वेंस वही ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है, लेकिन मैंने प्रॉपर सीक्वेंस के हिसाब से उसको अरेंज कर दिया, उनकी सीक्वेंस ये डिसाइड किया। अब ये मैंने सीक्वेंस खुद दी है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अदरवाइज बुक में क्या है, बुक में इस तरह का टेबल दिया हुआ है जिसमें आपको समझने में मुश्किल होनी थी अगर आप डायरेक्ट देखें। अब देखिए मैं इसको मर्ज करके लिखने लगा हूं, 0 0 के लिए तो लिख दिया 0 दिस। इस रिक्वेस्ट को जिसमें D3 1 है और इधर ऑल पॉसिबल ऑप्शंस है, तो क्या मैं इधर 1 और इधर 3 क्रॉसेस ना लिख दूं? गौर कीजिएगा, एक लाइन में मर्ज किया जा सकता है इसको? यस सर। तो इसका मतलब ये है D3 रिक्वेस्ट कर रहा है और D0 D1 D2 उसकी ऑल पॉसिबल को क्रॉसेस कह दिया। तमाम क्रॉसेस का मतलब है 0 0 0 0 0 1, ऑल पॉसिबल इधर ले तो 8 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, तो ये वाले हैं। इस सूरत में आपका XY क्या होना चाहिए? 1 1 1 1 1 क्योंकि D3 के हिसाब से। 1 1 इसको मर्ज करके कैसे लिखेंगे? इसको मर्ज करके कैसे लिखेंगे? फिर पहले दो सर, क्रॉस आएंगे, उसके zero- अगला तो बंद क्रॉस होगा। फिर 1 फिर क्रॉस। इधर 0 रखें और आगे इधर 1, 1, ये तो फिक्स आगे है, 2। ये यस फिक्स सर, आगे 2 है, ये क्रॉस। और पॉसिबल है। आई थिंक समझ आ गई होगी आपको। यस सर। यस तो इस सर। सूरत में इसने रिक्वेस्ट छोड़ दी, इसने की, और इनकी तो हम केयर ही नहीं करेंगे, तो कौन सा कोड जनरेट होगा? 1 D2 का? 0 1 1 0 1। ये वैलिड बिट को अलग लें, वो सिर्फ वैलिडिटी के लिए है। जब आप ऐसे कहते हैं तो वो गलत है, वो आप बाइनरी कोड 2 बिट है, तो आप 1 0 1 रिजल्ट बता रहे हैं, डायरेक्ट ना बताएं। तो इसकी बाइनरी एनकोडिंग है 2 की, और ये वैलिड बिट ये शो कर रहा है कि ये इनपुट वैलिड है, यानी ये कितनी इनपुट्स है? 4 की 4 वैलिड इनपुट्स है, ये मतलब बनता है। तो आप इसको 1 0 1 नहीं कहते। आखिरी क्या है, नेक्स्ट क्या होगी? क्रॉस 1 0 0 और ये क्रॉस, एक्चुअली ये 2 कॉम्बिनेशंस है, ये 4 है और ये 8 है, उनको मर्ज करके लिखा गया। इस सूरत में D1 को सर्विस देनी है, और D1 क्या है? उसका 0 बाइनरी 1 कोड 0 1 0 1, और जाहिर है ये 2 कॉम्बिनेशन दोनों वैलिड है, वैलिड बिट 1, और ये बेचारा एक ही है 1 0 0 1 0 0, और इसकी बाइनरी एनकोडिंग 0 0। आई थिंक ये जो आपका एनकोडर है, ये प्रायोरिटी एनकोडर है। अगर आप इसको बना दें और सिस्टम वो डिफरेंट सिस्टम्स के साथ सिर्फ एनकोडिंग और प्रिंटर तक आउटपुट कोड जनरेट कर दें, प्रिंटर उसी को एंटरटेन करेगा जिसका बाइनरी कोड इसको मिलेगा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने स्टेप। यस सर। अब इम्पोर्टेंट है इसका सर्किट बनाना, जो टेबल के बाद और बुक में यही है, और इसे सीधी मैपिंग उन्होंने कर दी है। इधर तो मैपिंग हो सकती है ना ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन से, इनकी अलग से मैपिंग, तो यहाँ से मैपिंग नहीं हो सकती, इधर से मैपिंग होनी है। तो आप ये टेबल जो मैंने आपको सिखाया तो ये मैटर करता है, तो आपने इधर से ही इसकी मैपिंग करनी है। तो इसलिए मैंने, अच्छा एक और चीज, ये फर्स्ट टाइम आपने देखा किसी ट्रुथ टेबल में दोनों साइड्स पे क्रॉसेस आ रहे हैं, एक तो क्रॉसेस आउटपुट सेक्शन में और एक क्रॉसेस इनपुट सेक्शन में। तो बताएं ये जो क्रॉसेस होती हैं इनको हम क्या कहते होते थे? डोंट डोंट केयर डोंट केयर सर। ये क्रॉसेस भी डोंट केयर? यस सर। No, sir. Yes, sir. नो सर। ये डोंट यस केयर सर, है? डोंट केयर सर। डोंट ये केयर मारूफ ने मेरे ख्याल में पहले नो कहा था, नो ही बेहतर था, लेकिन उसकी रीजन बता दी आपने। ये डोंट केयर नहीं, ऑल पॉसिबल इनपुट्स होंगे। ये अभी कौन बोल रहा था? ये वेरिएबल आ सकते हैं कोई भी। जिसने कहा है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, उसका नाम क्या? सर मैंने मैं नाम बताओ ना। मैं फहद 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 हसन। मैं क्लास पार्टिसिपेशन के लिए ऐड कर रहा हूँ आप आज को, वैसे सबको ऐड करूंगा, आपके लिए 2
डेज में पार्टिसिपेशन हाईलाइट करूंगा। बाकी मारूफ है, सकलैन है, पैकर है, और कौन, मोहित, और कौन था हमारे साथ, Hamza. हमजा शाजी, Yes. उसामा था सर। और सारे अब शुरू हो गए। चलिए, जो मेरे पास रिकॉर्डिंग है मैं उधर से देख लूंगा। तो ये जो फहद हसन है, इन्होंने जो बात की है, इनके लिए 2 पार्टिसिपेशन में हाईलाइट करूंगा। उसमें ये कि ये जो क्रॉसेस है, ये आपके ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को शो करें। आपकी जो इनपुट होती है, ये तो आपके मैप के एड्रेसेस नहीं होते। फॉलो करें? यस सर। Yes. असल में ये हमने उसको सिर्फ नीट करके शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, और इस x का और कोई मतलब नहीं। x प्रॉपर ये 8 कॉमन, यानी इसका टेबल यही बनता है। लेकिन ये डोंट केयर है, ये इसलिए डोंट केयर है कि कुछ भी आए आउटपुट में, आउटपुट कॉलम में जो चीज होती है ना, कि 0 भी आए 1 भी आए, तो उसको हम डोंट केयर कहते हैं। फॉलो किया पॉइंट को? यस सर। यस सर। अब हम इसका टेबल पे इसके फंक्शंस को अब हम ना मैपिंग करते हैं। कितने मैप? अच्छा देखें, मैंने इनकोडर में मैप नहीं बनाया था। रीजन उसकी ये थी कि उसकी जो इनपुट्स 8 थी ना, एग्जैक्ट हम कहते थे यही 8 वैलिड इनपुट्स हैं, और हम डायरेक्टली बता दिया ये आंसर होगा। उसके अलावा जो भी होंगे वो इनवैलिड ही होंगे। तो इसलिए वहां हमें मैपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। इधर हमारे पास सिनेरियो जो है, इनपुट में ऑल पॉसिबल 16, और ये आउटपुट कॉलम में, यहाँ तो मैपिंग करनी बनती है। पॉइंट फॉलो करें? यस सर। तो अब हम मैपिंग पहले करनी है x की। तो D0, D1, D2, D3 ये इनपुट्स हैं, D0, D1, D2, D3। और बताइएगा इनमें जो वैल्यूज फिल करनी है, अब जरा ध्यान से फिल करनी है एड्रेसेस को देखते हुए। ये x किस बॉक्स में जाएगा? 0 0 0 0 में था। ये वाला। ये 1 किस बॉक्स में जाएगा? 1 में। 0001 में। ये किस में जाएगा? सर 0011। 0 0 1. 3 वाला। 3 में। हाँ, ये अगर मैं उनको मिनटर्म नंबर बताऊं, 1 3 3 5 7 9 9. 11 11. 13 जी। 15 2 6 10। तो बड़ी अजीब सी सीक्वेंस है, ठीक है ना? तो केयरफुली उनमें वंस प्लेस करनी है जिनकी मैंने अभी नंबरिंग की। और एक आसान तरीका भी है, जीरोस एम्प्टी रख दें, बाकी सबको फिल कर दें, तो इधर से जल्दी पता चल सकता है। किसको एम्प्टी रखना है? 4 को, यानी इसको। 4 12 12 ये है। 8 तो कहने का मतलब है 4 12 8, इनको एम्प्टी रखने, इन सबको फिल कर दो। ये मेथड ठीक नहीं है? Yes. यस सर ये ठीक ज्यादा सर। आसान है। और अब अगर आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन देखने प्रॉपर ये 1 प्रॉपर जगह पे जाए, क्योंकि अब हमारा ये जो है, ये सीक्वेंस वो नहीं है जो पहले हम काम किया करते थे। तो अब मैपिंग करनी है 8 का ग्रुप 8 और 8 को। 8 और का 8 का. नॉट केयर की जरूरत ही नहीं पड़ी। इस फंक्शन को लिखें, इस फंक्शन को, ये क्या था? D3, ये सारे डिस्कार्ड हो रहे हैं। इस फंक्शन को देखिए, D2, तो D2 और D3 की और एक 2 ग्रुप की, कोई इशू तो नहीं? नो सर। Y लेके आए, Y में Y का मैप डोंट केयर इसमें आ जाएगी, और ये वंस किस में आएंगे? इसमें जरा मेरे ख्याल में समझ गए होंगे, खुद ही फिल कर लेंगे, राइट? यस 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 सर। सर। इसमें ग्रुपिंग होगी 8, और कौन सा ग्रुप बनेगा? 4 का। 4 का सर. 4 का। और अभी भी डोंट केयर यूज नहीं करना, ठीक है? रिजल्ट क्या आएगा? D1 और D2 D3, का. और इसका रिजल्ट आएगा D1 और D2 का. D1 और D0 प्राइम, D2 का. ठीक हो गया? V के लिए भी देना है। V में क्या होगा? सर सिर्फ सिर्फ 0 की जगह पे 0 है। 0 में 0 है और ये all. खाली रखना और बाकी सारे फिल कर देने।
इसकी ग्रुपिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब कौन सा ग्रुप बनेगा? ये 8 का, सर 8 का 8 का 8 का है। और इस वन के लिए 8 का 4 8 का 8 का के 8 का sir. भी है। फिर दोबारा देख सकते हैं। और इनको बस इधर लिख दें, 8 के ग्रुप के ये रिजल्ट। तो तीनों फंक्शंस हम, ये हमारा कोड जनरेट और एक्स वाई और ये वैलिड, तो कैसे जोड़ेंगे? सिर्फ एक ही एक्सक्यूज मी सर, जी सर मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो काइंडली आप मेरी अटेंडेंस लगा देंगे, नेट इशू बहुत हो रहा है। ठीक है, अटेंडेंस लग जाएगी आपकी, अभी तो हमने लगाई नहीं थी। चलिए, ओके सर, थैंक यू। अब ये D2 नॉट है। D2 नॉट में सिर्फ मैंने उसका इन्वर्टर लिया और कुछ भी नहीं लिया। तो देखें y कैसे लगाना है, D3 से लिया, D1 और D नॉट एंड गेट, D1 और D नॉट एंड गेट, उसे इनका और इन और बना दोनों का दें। और गेट कर दें y, और ये दोनों का और गेट ले लें D2 D3, और इन चारों का और गेट ले लें। अब आप बताएं कि कितना जबरदस्त सिस्टम बना है। अब आप जरा देखिएगा, मैं देता हूं इधर ये इनपुट, ये वाली, कोई बताएगा इन तीनों पे क्या रिजल्ट आएंगे? सर 1 1 1 1 1 सर। 1 आएंगे सर। D3 ने रिक्वेस्ट किया, इनकी रिक्वेस्ट को माना नहीं जाएगा, तो 1 1 और वैलिड है, ये भी 1। ठीक है, अब आप जरा वेरीफाई करके देखते हैं, इधर से भी देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं, जरा वेरीफाई करें। ये सारे मैंने इस इनपुट के हिसाब से, इधर एक भी 1 हो तो आंसर 1, दोनों 1 है तो आंसर 1, एक भी है तो आंसर 1। तो ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट D नॉट ने भी की, D2 ने भी की, D3 ने भी की, और D नॉट साइलेंट है। तो कोड किसका जनरेट हुआ? D3, जिसकी D3 का। प्रायोरिटी हाईएस्ट थी। और यस सर। प्रिंटर को अब पता है कि मैंने किसको सर्विस देनी है, D3 की। आई थिंक आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा आज का लेक्चर। यस सर।